हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा मुद्दा होगा श्री औरोबिंदो जी के रिगार्डिंग। देखो, दरअसल में ना इनकी इस साल 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ठीक है। एंड तीसरा हमारा मुद्दा होगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फेथ एंड फ्रीडम के संबंधित। तो इन तीनों मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट, आज की कोट ऑफ द डे, दैट इज, ये है दलाई लामा जी के बारे। इन्होंने बोला है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। देखो, जो सक्सेस होती है ना, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ये हर किसी के लिए ना इसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए कुछ अलग होगा। पर यहाँ पर दलाई लामा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सक्सेस है वो इस हिसाब से आप अपनी जज करो कि आपने उसको पाने के लिए क्या खोया है या फिर क्या आपको गिव अप करना पड़ा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आप सभी हिस्ट्री के अंदर अशोका के बारे में पढ़ते हो, बिल्कुल। इनकी ना एक बहुत फेमस वॉर है, ठीक है ना, कलिंग का युद्ध, कलिंगा वॉर भी बोल सकते हो। अब इस वॉर का आप जानते हो, इस वॉर में जीत किसकी हुई? जीत तो अशोका की हुई सर। पर आपको याद है कितना ज्यादा इस वॉर के अंदर ब्लडशेड हुआ? ठीक है, कितने बच्चे, कितने महिलाएं, कितने लाइफ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सक्सेस को पाने के लिए ना बहुत सारी चीजें गिव अप करनी पड़ी, ठीक है ना। ये सारा ब्लडशेड क्या है, ये सारी चीजें करनी पड़ी, राइट। तो ये जो सक्सेस है ना, किसी चीज के कॉस्ट के ऊपर आई है, ठीक है। सक्सेस आसानी से नहीं मिली, नहीं। ये इसके रिगार्डिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ी, और वो कॉस्ट इतनी ज्यादा थी अशोका के लिए कि इस ना युद्ध युद्ध जीता युद्ध हारा इसका मतलब ही नहीं रह गया। आई बात समझ में? तो क्या हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे कि भैया ये क्लिंग बार सक्सेसफुल हुई? नहीं। आपने जीत पाने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ा, और बाद में अशोका ने ये चीज रियलाइज भी करी, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। तो सक्सेस पाने के लिए आपने क्या चीज गिव अप करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए किसी के लिए ना पैसा कमाना सक्सेस है, कि बहुत सारा पैसा कमाना है। उसके लिए क्या हो सकता है? किसी को करप्शन करनी पड़े, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कुछ और पर्टिकुलर तरीके से मतलब पैसा कमाने की कोशिश करे। बेसिकली मैंने कहने का मीनिंग है, कुछ रॉन्गफुल मीन्स से पैसा कमाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने पैसा तो भैया कमा लिया, तो क्या हम इसको सक्सेस बोल देंगे? शायद नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो, करप्शन करी है, मान लो आप आईएएस ऑफिसर हो, अगर आपने करप्शन करी है ना, तो करप्शन की वजह से आपको बहुत सारे नेगेटिव चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी इनर कॉन्शियस होती है ना, उसनो उसको आपने खो दिया। एक आपका पीस होता है, आपका मेंटल पीस, आपने अपनी शांति खो दी है, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं यार किस दिन मुझे करप्शन के केस में पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर हो गए इस चीज चक्कर में। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, ठीक है। अक्सर जो लोग जाते हैं ना सर्विसेज के अंदर, वो इसीलिए जाते हैं ना कि हमारी एक रिस्पेक्ट होगी, हम अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे। पर यहाँ पर क्या किया, आप पैसे कमाने के वजह से, पैसा कमाने की वजह से इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं खो चुके हो। तो सक्सेस तो शायद, इसलिए क्या हम उसको सक्सेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, इन इंपॉर्टेंट चीजों का, अपनी फैमिली का, अपनी इनर कॉन्शियस का, अपनी पीस का, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का, इन सभी चीजों को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने खो दिया है। तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि आपको ये सक्सेस मिली है। ऑन द अदर हैंड देखो, कुछ अलग एग्जाम्पल भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रियलाइज करो गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने, देखो गांधी जी को क्या हम सक्सेसफुल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस क्या है यहाँ पे, इंडिया की फ्रीडम के लिए अपनी अच्छी जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उन्होंने गिव अप क्या किया? अपनी जॉब्स को, अपनी कंफर्ट को। हो सकता था वो अपनी लाइफ को आसानी से जीते रहते, बट नहीं, ठीक है ना, लॉ वगैरह प्रैक्टिस करते रहते। पर उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने चूज किया कि वो देश के लिए लड़ेंगे, आगे आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या गिव अप किया और उनको क्या मिला, इसकी वजह से हम उसको बोल रहे हैं कि वो सक्सेसफुल थे। उसी तरह से आप देख लो ना भगत सिंह, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी एज में, मतलब 23-24 ईयर्स की एज में उन्होंने देश के लिए, मतलब वो इतनी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो अपनी लाइफ को, अपनी यंग एज को इतना गिव अप किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, इन्होंने गिव अप किया किस पर्टिकुलर कॉज के लिए। वो लार्जर कॉज के लिए जो चीज गिव अप करते हो, तब हम उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। इसी तरह से ना एन नंबर ऑफ हमारे पास फ्रीडम फाइटर के एग्जाम्पल हैं। आप सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, ठीक है ना। ये भी तो देखो, इन्होंने भी उस टाइम के जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने किया था, ठीक है। पर इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद
सॉरी जो 1920-21 के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, ये इंडिपेंडेंस के गोल को ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जॉब को सैक्रिफाइस किया ताकि वो लार्जर गोल की तरफ बढ़ पाएँ। ये सारी चीज़ें हमें क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि सक्सेस का मीनिंग सबके लिए पहली बात तो अलग होता है, ठीक है ना? हम सक्सेस को सिर्फ़ इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या आया, क्या बंदे ने पैसे कमाए या नहीं कमाए, नहीं। इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता था, क्या उनको गिव अप करना पड़ा उस चीज़ को पाने के लिए। आई बात समझ में? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको लिस्ट करवाए, कुछ पॉज़िटिव लिस्ट करवाए, कुछ नेगेटिव लिस्ट करवाए। आई होप आप सभी ना इनका एग्ज़ाम्पल्स का थोड़ा ना आप इनके पास आपकी एक तरह से रिपॉज़िटरी बनती जा रही है, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा, चाहे एथिक्स हो गया, एस्से हो गया, हिस्ट्री की बुक्स होगी, ठीक है? वहाँ पर आप इन एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करोगे ना, तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। ठीक है जी? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है आज का श्री अरबिंदो एट 150 और इसको आप जीएस पेपर 1 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो ये वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ना आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं एंड डेफिनिटली मेंस में जो पर्सनैलिटी वाला सेक्शन होता है, वहाँ से तो आपको पूछा ही जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ना 150th ईयर इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे लिए हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइटर बात क्या कर रहे हैं कि बंगाल के द्वारा ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स को प्रोड्यूस किया गया है। ओवर द टाइम आप जानते भी उस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल रामाकृष्ण परमहंस। अब आप इनको जानते हो कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है ना? ये एक रिलीजियस लीडर थे, ठीक है? और ऐसा रिलीजियस लीडर, चलो ये हिंदुइज्म से रिलेटेड थे, बट कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ हिंदू रिलीजन को स्टडी किया, नहीं, इन्होंने इस्लाम रिलीजन को भी स्टडी किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी स्टडी किया, ठीक है ना? इसके अलावा हिंदुइज्म के अंदर भी ना जैसे अद्वैत वेदांत हो गया, तंत्र हो गया, भक्ति योगा हो गया, सबको स्टडी किया। इतनी सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद इन्होंने एक चीज़ पता क्या रियलाइज़ करी? इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि सभी धर्मों का काम ना एक ही जगह पर है। मतलब सभी धर्मों का जो एंड गोल है, वो एक ही है कि दुनिया में पीस हो। इसी वजह से इन्होंने बात क्या करी कि दुनिया में सभी धर्म एक ही हैं दरअसल में। उनका मतलब जो फाइनल गोल है, जो फाइनल गोल अचीव करना चाहते हैं, वो सभी धर्मों का एक ही है। तो एक तरह से इन्होंने दुनिया के अंदर यूनिटी की बात करी। आई बात समझ में? और रामकृष्ण परमहंस से इंस्पायर होकर इनके ही डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है? इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया। इवन इन्होंने साथ-साथ जो रामकृष्ण मठ, ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा, रामकृष्ण मठ के बारे में सुना होगा या फिर रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना होगा, ताकि फोकस किया जा पाए, लोगों को साथ में लेकर आ जा पाए, एक प्रॉपर अच्छे से दुनिया में सोशल वर्क हो, ठीक है ना? एजुकेशन को प्रमोट किया जा पाए, ठीक है? चैरिटी हो गया, इस तरह की चीज़ें स्वामी विवेकानंद जी ने करी, ठीक है? हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को इन वेरियस कोट्स एज़ वेल। उसी तरह से देखो रवींद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो आप सभी के सभी जानते ही हो, ठीक है ना? कि रवींद्रनाथ टैगोर जी का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। चाहे आप उनका वर्क देख लीजिए, गीतांजलि एक पोएम्स का एक कलेक्शन है। तो इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर इनको इतनी इंपॉर्टेंस थी कि जी ये इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1913 के अंदर इन लिटरेचर। और ये ऐसा करने वाले ना दुनिया के पहले नॉन यूरोपियन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा भी देखो, चाहे इंडिया का जो नेशनल एंथम है, जन गण मन हो गया, ठीक है? या फिर बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनाल बांग्ला हो गया। साथ ही साथ जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है ना, वो भी इनके द्वारा इंस्पायर है, ठीक है? ये दोनों जो जन गण मन हो गया और अमर सोनार बांग्ला हो गया, ये तो इन्होंने लिखे हैं। पर जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, वो भी इन्हीं के वर्क से इंस्पायर है। तो इनका काम भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जब मैं बात करता हूँ रवींद्रनाथ टैगोर जी की। उसी तरह से जैसे बाकी आप देख रहे हो जोगेंद्र नाथ मंडल, शायद इनका नाम आप सभी ने सुना नहीं होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो दरअसल में ना ये बंगाल के थे, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इन्होंने क्या था, ये 1947 में जब इंडिया का फ्रीडम के साथ-साथ पार्टीशन भी हुआ, तो ये काफ़ी विरोध में थे पार्टीशन के, कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और उस टाइम देखो बंगाल का भी पार्टीशन हमें देखने को मिला कि एक का बन गया ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना? जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ये हमारा यूनाइटेड ही रहना चाहिए। पर बाद में क्या हुआ आप जानते हो, ईस्ट पाकिस्तान बना, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ना इन्होंने एज़ अ लॉ मिनिस्टर की तरह सर्व किया। पर बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो वहाँ के जो दलित्स हैं, बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है, उनके अगेंस्ट काम कर रही है। उनके लिए मतलब अच्छा काम नहीं कर रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ के लॉ मिनिस्टर से और ये वापस आ गए इंडिया के अंदर, बेसिकली बंगाल में आकर इन्होंने फिर
कंटिन्यूसली काम करते रहे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट या दलित आप बोल सकते हो। आई बात समझ में? ये तो जोगेंद्र नाथ मंडाल जी के बारे में। उसी तरह से श्री अरबिंदो, ये तो देखो आज हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अभी इनको रुक जाते हैं, इनका डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। उसी तरह से आप जानते हो खुदीराम बोस जी के बारे में, ठीक है। दरअसल ना देखो ये बात 1908 की है, ठीक है। उस टाइम पे खुदीराम बोस और साथ ही साथ प्रफुल्ल चाकी, ये दो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे। इन्होंने मिलकर कोशिश करी, उस टाइम के एक मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उनको मारने की कोशिश करी, बेसिकली उनके ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश करी, बट गलती से इन्होंने किसी और के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए और उसकी वजह से 2 वुमेन की डेथ होगी। तो वहां पर फिर ना खुदीराम बोस जी को पकड़ा गया एंड अकॉर्डिंगली फिर इस चीज को अब हमें देखने को मिल जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। आई बात समझ में? और ये काफी ना यंग थे, बेसिकली 18-19 साल के ही थे जब बेसिकली इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए दिया। तो इस तरह से राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बंगाल के द्वारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्स कह लीजिए, बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंकर्स बंगाल से हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट कौन है? उनमें से एक इंपॉर्टेंट है श्री अरबिंदो घोष जी। ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर थे, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी से इन्होंने काफी सारी चीजें सीखी और फिर इंडिया में आके ना उसको कोशिश करी कि इंटीग्रल योगा की मदद से, ताकि वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ पाए। समझ आया कि वेस्टर्न चीजों से भी सीखा है, इंडियन चीजों से भी सीखा है एंड उसको ना यूनिक तरह से इंडियन ढंग से योगा के थ्रू बांधने की कोशिश करी है। इसके साथ ही साथ ये काफी कृष्ण जी से काफी इंस्पायर्ड थे। अब कृष्ण जी देखो, आप खुद जानते हो कृष्ण जी क्या थे, एक किंग भी थे, ठीक है ना। महाभारत के अंदर आप नोटिस करोगे तो काफी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो गीता का उपदेश दिया था, तो एडवाइजर हो गया, ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, एक तरह के डिप्लोमेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो श्री कृष्णा से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। और इवन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनका एक वर्क था कर्म योगिन, ठीक है, एक तरह का वीकली जर्नल था। उसके अंदर जब ना, जो अलीपुर बॉम्ब केस की बात कर रहा हूँ, तो जो बेसिकली मैंने डिस्कस किया अभी, तो उसके बाद जब ये बाहर आए उससे, ठीक है ना, तो उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इस पर्टिकुलर वीकली जर्नल के थ्रू। साथ ही साथ उन्होंने बात करी कि किस तरह से जो भगवत गीता का सेंस है वो काफी लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। जो कृष्ण जी ने एक तरह से लेसन दिया था भगवत गीता के अंदर, उस लेसन को दुनिया तक कैसे लेकर आया जा पाए, इसकी उन्होंने बात करी। पर ये सारी बातें तो चलो हम करते हैं, पर इनका ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और राइटर बोल रहे हैं कि ज्यादा बात होती नहीं है इनके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वर्क के रिगार्डिंग। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप कभी पौंडीचेरी गए हो ना, तो पौंडीचेरी में आपको ओरोविल आश्रम देखने को मिलेगा, बहुत ही फेमस है। और ये जो ओरोविल आश्रम है ना, ये यूनिवर्सल टाउन की तरह माना जाता है, ठीक है ना। कि यहाँ पर बेसिकली ना कोई भी कल्चर हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी रिलीजन का बंदा हो, कोई भी नेशनैलिटी का बंदा हो, सब लोग क्या आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और इसका जो आइडिया था वो दरअसल में श्री अरविंदो जी के द्वारा ही दिया गया था। यहाँ पर कोई भी मैन में डिवीजन को यहाँ पे माना नहीं जाता। हर तरह की कोई भी सोशल डिवीजन हो ना, कि हाँ आप इस कास्ट के हो, आप इस रिलीजन के हो, नहीं। यहाँ पर ये सारे के सारे इससे हम थोड़ा दूर ही रहते हैं। और यही सारी बातें ना इन्होंने कुछ बुक्स के अंदर बात करी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट एंड डेमोक्रेसी हो गया, अन हिंदू स्पिरिट ऑफ कास्ट रिजिडिटी, कास्ट एंड रिप्रेजेंटेशन। इन डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के अंदर इन्होंने अपनी ये बातें बताई हुई हैं। देखो, ये वर्क्स का मैं इसलिए स्पेशली जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर इस तरह के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाला वर्क किसने लिखा, ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये वाला न्यूज़पेपर कौन एडिट करता था। ये क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर भी इन चीजों का भी ध्यान रख रहे हो। इसके साथ ही देखो, 1907 में जब वंदे मातरम था, ठीक है, वंदे मातरम क्या है, दरअसल में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था। ये एक जो बिपिन चंद्र पाल थे ना, उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। पर उसको एडिट कौन करते थे? एडिट किया जाता था श्री अरविंदो के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर भी वो सारी बातें करी हुई हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि श्री अरविंदो की फिलॉसफी कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए हो जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो तिलक जी से भी काफी ज्यादा इंस्पायर थे श्री अरविंदो घोष। इन्होंने जो अलग अलग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रोल प्ले किया, ये सारे तो आप जानते ही हो तिलक जी के बारे में। पर साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे सोशल फैब्रिक, हमारी जो कंट्री के अलग अलग डिविजन्स थी उनको साथ में लेकर आने के अंदर। देखो, जब हम बात करते हैं ना तिलक की, तो तिलक के कुछ आइडियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ये इंडिया के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इस तरह की बातें करी हैं और इस वजह से जो
अरबिंदो जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर ये बात लिखी भी है कि वो तिलक से काफ़ी इंस्पायर्ड थे इन कामों के लिए कि दुनिया में से हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाएँ। इसके अलावा सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, एंड साथ ही साथ इनका आइडिया क्या था कि सब लोग इक्वालिटी की तरफ चलें, चाहे कास्ट बेसिस पे ऊपर हो वो, ऊपर-नीचे हो, चाहे रिच हो, पुअर हो, मिडल क्लास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैन हो, वुमेन हो, हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होनी ही चाहिए। और यही दरअसल में सही मायनों में अंदर क्या है, एक हमारा नेशनलिज्म है। इन्होंने बात करी कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं ना, वो एजुकेशन भी इस तरह से होनी चाहिए जो वेदांतिक फिलॉसफी को माने, और वेदांतिक फिलॉसफी क्या है हमारी, इक्वालिटी की, बराबरी की भावना है। और इन्होंने ऐसा बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने यूज़ किया है इस कास्ट को एज़ अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर पाएँ और इंडियंस कभी ये बात ही ना रख पाएँ कि हमें हमें भी आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी रोकने के लिए क्या किया गया? कास्ट को एज़ अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया। ठीक है ना? तो उन्होंने बात भी करी कि ये कास्ट इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं, यही कहीं न कहीं हमारे हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये बाहर से लेकर आए गए हैं, बट अदरवाइज़ अगर हम ये सारे इश्यूज़ को हम सॉल्व कर देंगे, तो डेफ़िनेटली अगर हम हिस्ट्री से कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, तो ये सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ना इन्होंने कुछ और बातें भी कही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो शंकराचार्य के बारे में भी जानते हो आप, ठीक है ना? तो शंकराचार्य जी ने जो अपनी बात करी थी अद्वैत वेदांता की। राइट? अब ये जो शंकराचार्य थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उस टाइम पे जो चंडाल थे। दरअसल में चंडाल क्या होता है, एक लोअर कास्ट को बोला जाता है बेसिकली। तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारे इनके बीच में आपस में डायलॉग्स भी हुए थे, वार्तालाप भी हुई थी, जिसकी वज़ह से क्या था, जिसकी वज़ह से आदि शंकराचार्य को बहुत एज़ इन काफ़ी ना इन्होंने अपनी फिलॉसफीज़ के अंदर चेंजेज़ किए उस बेसिस के ऊपर। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ चोखामाला की, देखो चोखामेला क्या है, बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर ये एक हिंदू सेंट थे। ये बिलॉन्ग करते थे महार कास्ट को, ठीक है ना? ये भी एक तरह से लोअर कास्ट मानी जाती है। बेसिकली एक अनटचेबल की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। पर चोखा मेला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसके अंदर? इन भक्ति मूवमेंट के आप मान सकते हो, ठीक है? दरअसल में जो नामदेव पोएट थे ना उस टाइम के, तो नामदेव से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे चोखा मेला। फिर बाद में चोखा मेला जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अलग-अलग अभंग लिखे। ठीक है? तो इस तरह से आज के टाइम पे इनको बहुत सारे लोग जो बेसिकली ब्राह्मिन्स हैं, वो उनको बहुत मानते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो ना कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जो अगर आप नोटिस करोगे तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा नहीं था। पर ऐज़ अ अगर आप बात करोगे श्री अरबिंदो जी को ऐसा माना था कि ब्रिटिशर्स ने इसको ऐज़ अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया हमारी कंट्री के अंदर। इसके साथ ही रामानुजाचार्य की आप बात कर सकते हो, ठीक है? तो इन्होंने भी कोशिश करी इसी सभी चीज़ों की। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो नाम है दैट इज़ महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। इनका अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इन्होंने जो कि बड़ौदा के रूलर थे, इन्होंने हेल्प करी अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए कोलंबिया के अंदर, ठीक है? कोलंबिया पढ़ने जाना था इनको अब्रॉड के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने हेल्प करी। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि औरोबिंदो जी को भी इन्होंने ही हेल्प करी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी ने। किसके लिए? ताकि ये एक प्रॉपर जॉब ले पाएँ एट एमएस यूनिवर्सिटी जब ये लंदन से वापस आए। तो बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, यहाँ राइटर ना थोड़ा-सा कोरिलेशन लेकर आ रहे हैं। कोरिलेशन किसके अंदर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और साथ ही साथ औरोबिंदो जी के अंदर कि इन दोनों ने ना दलित्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि दलित्स आगे आ पाएँ, उसी तरह से यहाँ पर औरोबिंदो जी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम देखो उनकी ज़्यादा बात नहीं करते कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग, बट अब ज़रूरत है कि हम उनके रिगार्डिंग भी बात करें। अब जब 150th एनिवर्सरी है ना उनकी, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस है ताकि हम उनकी बात करें, उनकी टीचिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखें, ताकि जो इंडिया का एक आइडिया है, जिसमें सभी धर्मों की जगह है, सभी लोगों की जगह है, अलग-अलग जो हमने मैन मेड डिविजन्स है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम आजकल अपनी कंट्री से हटा पाएँ और हमारी कंट्री को और भी पीसफुल एंड प्रॉस्पर्स बना पाएँ, ऐसा यहाँ पे राइटर का बोलना है। तो ये हो गया हमारा पहला एडिटोरियल। दोस्तों हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है फेथ एंड फ्रीडम से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 1 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि आजकल ना काफ़ी इसके रिगार्डिंग बात चल रही है रिगार्डिंग रिलीजियस कन्वर्जन। ये बस तो काफ़ी सारे सालों से ही चल रही है, पर राइटर का ये पॉइंट है कि आजकल ना हो क्या रहा है कि दरअसल में जुडिशरी का बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में चला जाता है इन केसेस की रिगार्डिंग इन केसेस को सुनते हुए। काफ़ी बार देखो आप सुनते भी हो कि एक बंदे ने ना मान लो किसी एक रिलीजन का पर्सन था, इसने किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या इसने अपनी मर्जी से कन्वर्ट किया है, या फिर किसी के दबाव में आके किया है, या फोर्सफुली किया गया है, या फिर कुछ रिलीजन के नाम पे ना कुछ धोखाधड़ी करी गई है, इस तरह की चीज़ें, राइट?
तो इसके रिगार्डिंग ना कोर्ट का बहुत सारा टाइम चला जाता है, ऐसा यहाँ पे राइटर का मानना है। अब देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने भी ना एक लॉ लेकर आए हुए हैं, ऑल्दो ये लॉ थोड़ा पुराना है, एंटी कन्वर्जन लॉ, पर इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए गए थे 2021 के अंदर। वो चेंजेस क्या थे? इन्होंने एंटी कन्वर्जन के अंदर ना कन्वर्जन बाय मैरिज को भी डाल दिया, कि अगर शादी के लिए मतलब कोई कन्वर्ट करता है तो वहां पर भी ना वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक बार वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी एक तरह से। तो यहाँ पर राइटर का व्यू पॉइंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने वाली बात है, ये काफी क्वेश्चनेबल है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट दिया था, व्हाट इज दैट, कि राइट टू जो मैरिज है वो एक फंडामेंटल राइट है। मैं आपको एक्चुअली में थोड़ा केस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दरअसल में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी हुआ है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल में हुआ क्या था, आज से आई थिंक 2016-17 की बात है अप्रोक्सीमेटली। तो एक लड़की थी अखिला अशोकन करके, ठीक है ना। इसके पेरेंट्स ने एक दिन कंप्लेंट करी कि ये मिसिंग हो चुकी है। बाद में क्या हुआ, बाद में पता लगा कि इनका किसी और पर्टिकुलर पर्सन के साथ शी इज इन लव विद अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि इसके पेरेंट्स एग्री, शादी से एग्री नहीं हुए कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती। बेसिकली था क्या, शी वॉज अ हिंदू गर्ल, ठीक है, और इन्होंने शादी करी थी शफीन जहां से, हु वॉज अ मुस्लिम, ठीक है ना। तो इसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट करी कि नहीं ये इसने हमारी मनमर्जी से, मर्जी के बिना कैसे शादी कर ली, ऐसे कैसे शादी कर ली, हमारा भी तो रोल होना चाहिए। इसके पेरेंट्स का ये मानना था कि इस लड़की को दबाव के अंदर कह लीजिए, या फिर इसको थोड़ा इसका ब्रेन वॉश किया गया, तब ऐसी शादी करी गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कॉन्साइंस लिया इसके, और यहाँ पर ये बताया कि जो राइट टू मैरिज है ना, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये इसी पर्टिकुलर केस के अंदर था, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मैंने आपको केस बताया, दैट इज शफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम, ठीक है। शफीन जहान कौन? उसके हस्बैंड, जो लड़की थी उसके हस्बैंड, और अशोकन के एम कौन? उस लड़की के पिता, ठीक है। तो ये केस था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे बता दिया गया था कि नहीं राइट टू मैरिज क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ऐसा बात बताई गई। अब यहाँ पर राइटर का ये पॉइंट है कि जो इस तरह के हम लॉज लेकर आ रहे हैं, या फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक तरह से परमिशन लेनी पड़ रही है, वो क्या दिखा रहा है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, इसके अगेंस्ट जा रहा है। अब देखो गुजरात गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट था, उन्होंने बोला कि अगर ना हम कोशिश क्या कर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई जेन्युइन इंटरफेस मैरिज हो, मतलब कि सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को ब्रेन वॉश किया गया, वो सारी चीजें नहीं, कि कोई फ्रॉड हो, कन्वर्जन, उसको छोड़ के जो भी लीगल या जेन्युइन इंटरफेस मैरिज है, हम उनको चाहते हैं कि उनको हम पॉजिटिव मैनर के अंदर बाहर लेकर आए। बेसिकली राइटर बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपका व्यू पॉइंट काफी गलत है, या फिर आई वुड से ये वाला जो व्यू पॉइंट है इसको कोई भी मानेगा नहीं। रीजन बीइंग क्या है कि यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट एक्चुअल में ये चाहती है कि ये जो लव जिहाद वाली चीजें हैं ना, इसके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है ना। जो कि अगर ब्रेन वॉश के लिए है तो ठीक है, बट ये एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, ये इससे डिवाइड बढ़ रहा है बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। यहाँ पर राइटर का ये व्यू पॉइंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे लीगल एंगल भी ये है क्या, कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है इस तरह की चीजें, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो होती है उनके अगेंस्ट जाता है। तो ये जो प्रायर परमिशन चाहिए ना, ये एक चीज गलत है। ऑन द अदर हैंड एक जो जस्टिस एम आर शाह है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, इन्होंने यहाँ पे बात करी गई है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन है, अगर वो किसी तरह का एल्यूरमेंट, मतलब कुछ पैसे देके कुछ चैरिटी पर्पस के लिए किया जाए, तो काफी ये गलत चीज है, और गवर्नमेंट को एक्चुअल में नेशनल मेजर्स के ऊपर लेके आ रही है, वो चीज सही है। तो कहने का पॉइंट सिंपली ये है कि अगर आप जानते हो आर्टिकल 25 से 28 जो रिलीजियस फ्रीडम्स हमें दे रखी हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम्स ठीक है, अगर कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है वो भी ठीक है, बट पॉइंट ये है कि फोर्सफुली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फोर्सिबल कन्वर्जन वो चीज गलत हो जाती है। सेकेंडली, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों पे जा रहा है ये डिसाइड करते हुए कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ ठीक है या गलत है, इसको हमें ना थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि बहुत ज्यादा टाइम इसके रिगार्डिंग हमारा हमारा वेस्ट ना हो। प्लस साथ ही साथ जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, उनकी रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड साथ ही साथ कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेकर आने चाहिए, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। काफी छोटा सा ये आर्टिकल था, बट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो डील करता है क्लाइमेट टॉक्स के साथ, एंड इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अगर हम बात करें फंडिंग इन पब्लिक लॉ की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, आप जानते हो अलग अलग हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉप्स देखी हैं, जैसे लास्ट ईयर कॉप 26 ग्लासगो में देखी, इस बार की कॉप 27 भी देखी। पर यहाँ पर राइटर का मानना है कि ना कि हम इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं उसको अच्छे से नहीं डिस्कस कर रहे, प्लस उसके जो कंसर्न्स हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस के ऊपर नहीं हो रही। अब इस नेगोशिएशन प्रोसेस के रिगार्डिंग ना तीन मेजर मुद्दे यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किए हुए हैं। पहला क्या है कि देखो अगर आप बात करोगे डेवलप्ड कंट्रीज की,
ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो नियरली उनके जो 2/3 एमिशन है, जो वहां की कंट्रीज का टोटल 2/3 एमिशन है, वो कहां से आ रहा है? वो उनकी डाइट से हो सकता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन से ऊपर हो सकता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर से हो सकता है। तो यहाँ पर ना उनका जो लाइफस्टाइल है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोगों का लाइफस्टाइल है, वो ही इस तरह से डिजाइन है कि एक अच्छा खासा नेशनल एमिशन वहां से कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं हम लोग नेगोशिएटिंग प्रोसेस के अंदर। उसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, देखो वहां पर अभी अर्बनाइजेशन होनी बची है। ठीक है, अर्बनाइजेशन जैसे इंडिया हो गया, अभी अर्बनाइजेशन हम हो रहे हैं। तो इस अर्बनाइजेशन के लिए हमारे को क्या चाहिए? हमारे को फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट अभी लगेगी। ठीक है, देखो डेवलप्ड कंट्रीज तो हो चुकी हैं, काफी हद तक अर्बनाइज हो चुकी हैं, वो सारी चीजें, पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो अभी फॉसिल फ्यूल की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर हमने इस पर्टिकुलर चीज को भी इग्नोर कर दिया। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सारी चीजों को भी तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो इसका भी डिस्कशन हमने वहां पे नहीं हो रहा, राइट। तो ये सारे मुद्दे हमें डेफिनेटली डिस्कस करने पड़ेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे तो 50% एमिशन डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं। पर अगर हम बात करें ना पर कैपिटा एमिशंस की, तो वो कंपैरेटिवली इनके काफी कम है। ठीक है, पर बाकी इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, वो टेक्नोलॉजी इनके पास अभी आई नहीं है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री बुक्स में जाए ना, तो आपको देखने को मिलेगा 1972 जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर क्या डिस्कस हुआ था कि अर्बनाइजेशन हम इसको चेंज करना चाहिए, कि किस तरह से हम अर्बनाइजेशन को देख रहे हैं, राइट। अगर हम उनको लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी। एक साइंटिफिक कमिटी भी, मतलब डिस्कशन यही सारी चीजें थी। पर अभी भी हमें और एफर्ट्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अच्छे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ये चीज भी रिक्वायर्ड है। अब ये जो क्लाइमेट ट्रीटीज हम कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेरिस एग्रीमेंट को देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक हम, मतलब उससे ज्यादा राइज नहीं होने देंगे। ठीक है, 2 डिग्री मैक्सिमम था, पर 1.5 डिग्री तक हम रोकने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आईपीसीसी ने यह भी बोला था कि नेट एमिशन हम 2050 तक जीरो करें। अब ये सारे फोकस तो हमने करे गए थे, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए, पर बहुत सारे ये जो इनिशिएटिव्स थे, ये साइंस के बेसिस के ऊपर नहीं थे, डेटा के बेसिस के ऊपर नहीं थे। हमने प्रॉपर कार्बन बजट को काउंट में नहीं लिया। तो पॉलिसी बनाते टाइम ना ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा डेटा दिया हुआ है राइटर ने, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट अदरवाइज पॉइंट यही है कि हमने प्रॉपर नेगोशिएशन से हमें चीजें करनी चाहिए, और डायरेक्टली उसके ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नेगोशिएशन के अंदर ये चीज हो सकती है कि देखो, हम जो पूरा का पूरे दुनिया है ना, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज ने इसका बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कि चाइना और इंडिया बहुत ज्यादा इमिशन करते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारे पर कैपिटा इमिशन तो कम ही है। तो वो सारी चीजें हमें नेगोशिएशन के अंदर देखनी पड़ेगी। जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डेवलप्ड कंट्रीज की, जो उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कंटिन्यूसली वो इमिशन करते आ रहे हैं, तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है ना। वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी, जैसे अभी डिस्कस किया ना कि वहां के सिटीजन का कितना मेजर रोल है, उनका जो लाइफ था वो कितना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसके रिगार्डिंग। बाकी साथ ही साथ एक तरह का प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है ना, और इस फाइनेंस को ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है ना, कि हमने बस दिखाने के लिए कर दिया, नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर होना चाहिए। अभी देखो COP27 के अंदर आप जानते हो जो लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई, बेसिकली ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? देखो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हैं, किससे? कुछ इस तरह के रिस्क के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सी लेवल बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, हीट वेव्स बहुत बहुत लंबे टाइम तक हैं, डेजर्टिफिकेशन हो गया, सी एसिडिफिकेशन हो गया, ठीक है, कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हो गए, बुश फायर्स हो गया, क्रॉप फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो सकता है। ये सारी अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ कंट्रीज ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अब उन पर्टिकुलर वल्नरेबल कंट्रीज को उनके लिए कंपनसेशन देना चाहिए इन डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला है कि ये जो हम बात करें ना लॉस एंड डैमेज फंड की, तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने दिखाने के लिए ये चीजें कर दी। उसके साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हमें देखना पड़ेगा। वो क्या है? देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो डेवलप्ड कंट्री का शेयर 30% के आसपास होगा 2035 में, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 1/6। बेसिकली 16% इनकी पॉपुलेशन होगी, और 30% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। और जो अगर हम बात करें एशिया की, तो 50% पॉपुलेशन है एशिया में, और सिर्फ वो 40% करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, बल्कि बहुत कम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देम। तो फोकस उन चीजों पर हमारा देखना चाहिए। हर तरह की जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनमें ये सारी चीजों को हमें अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। बाकी आप सभी जानते हो कि जो पिछले बार COP26 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाइफ के बारे में बात करी गई, एक तरह का लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हमारा जो कंजम्पशन है, हमारे जो लोगों का पैटर्न है, किस तरह से क्या लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उन सभी चीजों की बात करी गई है। बात करी गई है प्रो प्लैनेट पीपल की।
ठीक है, सिर्फ कंट्रीज की, सिर्फ गवर्नमेंट्स की, इन सभी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी आपकी, हम सभी की जिम्मेदारी है। एक तरह की यहाँ पर बात किसकी करी गई थी, कलेक्टिव ड्यूटी की बात करी गई थी, राइट, कि लाइफस्टाइल हमारा उस तरह से होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे से इनकलकेट हो पाए, हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उसको इस तरह से बनाया जा पाए, ठीक है, हमारे जो अलग अलग एक्शंस हैं उनको हम इस तरह से करें, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलें, ठीक है, ताकि हम किसकी तरफ मूव कर पाए, प्रो प्लेनेट पीपल की तरफ, ऐसा इन्विसाज किया गया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें हम फोकस कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना, कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम जो रेड मीट है उसको एक्सचेंज करें, उसका ओवर कंजम्पशन, तो डाइटरी पैटर्न हो गया, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका कंजम्पशन पैटर्न हो गया, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, ये पूरे अगर हम चेंजेस करेंगे ना, तो डेफिनेटली जो क्लाइमेट जस्टिस है, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज की भी इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर हम देख सकते हैं। और ये पूरा साइंटिफिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को हमने आर्बिट्रेरली डीकार्बोनाइज कर दिया, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों आर्टिकल अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।